नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधे श्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कोहलबर्ग को लेकर आ रहे हैं, जो सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम कोहलबर्ग के बारे में समझते हैं। कोहलबर्ग ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस नैतिक विकास को सिद्धांत देने के लिए उन्होंने एक कहानी का प्रयोग किया और कहानी के माध्यम से विभिन्न उम्र के बच्चों से कहानी सुना कर इन्होंने इस पर उनका प्रतिक्रिया लिया। उसके आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत निकाला जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को परिष्कृत करके अपना सिद्धांत बनाया। कोहलबर्ग ने एक कहानी का अध्ययन किया। यह कहानी इस प्रकार है। चलिए देखिए कहानी को समझते हैं क्या कहानी था। यूरोप में एक हिंज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। देखिए ये कहानी सुना रहा है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी के लिए जो दवाई चाहिए वह केवल एक ही दुकान पर मिल पा रही थी, जिसके कारण वह दुकानदार उसके मनचाहे मूल्य मांग रहा था। देखिए इसमें क्या किए, कोहलबर्ग ने एक कहानी सुनाए बच्चों को कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती हैं, जिनका नाम था हिंज की पत्नी बीमार हो जाती है और वह दवा लेने जाता है तो एक ही दुकान पर वह दवा मिलती है जिसका मूल्य था 5 रुपये। इसमें 5 रुपये की दवा के लिए 200 रुपये मांग रहा था। देखिए 5 रुपये का दवा था और 200 रुपये मांग रहा था दुकानदार। हिंज काफ़ी निर्धन था तो वह उतने पैसे नहीं दे सका, अतः वह रात को चोरी कर लेता है। देखिए वह पैसा नहीं जुटा पाता है। हिंज क्या करता है कि इतना रुपया नहीं जुटा पाता है, वो गरीब था तो उसके साथ दुविधा थी कि या तो वे पैसा जुटाए या नहीं तो उसकी पत्नी मर जाएंगी या दवा लाए। 2-3 उनके सामने समस्याएं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया तो वह उसने पैसे नहीं दे सका, अतः वह रात को चोरी कर लेता है। देखिए मेडिकल स्टोर में घुसकर वह दवा को चोरी कर लेता है और उस दवाई से अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। अब कोहलबर्ग सोचता है कि अगर यह पियाजे के अनुसार देखे तो न ही उसकी खुद की इच्छा थी। देखिए यहाँ कह रहा है कि चोरी करना उनका खुद की इच्छा नहीं थी, चोरी करने की ओर न ही उसकी संस्कृति ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। किंतु पियाजे ने अपने नैतिक विकास में यह बताया है कि हमारे अंदर नैतिक विकास या तो संस्कृति के माध्यम से होता है या हमारी खुद की इच्छा से होता है। अब चलिए अब कोहलबर्ग हिंज के बारे में सोचता है तो देखता है कि हिंज ने चोरी मजबूरी में की है। जब कोहलबर्ग ने इस कहानी का अध्ययन किया तो उसको 2 मुख्य बातें लगी जो इस प्रकार हैं। देखिए जब हिंज ने चोरी कर लेता है तो ये नहीं सोचता था कि हम चोरी करें, लेकिन इनके साथ मजबूरी थी। तो इसमें 2 बातें हिंज को आई। नैतिक दुविधा, हिंज क्या करता है, हिंज नैतिक दुविधा में था। एक है नैतिक तर्कना कि क्या करे, चोरी करे, अगर चोरी करता है तो जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो अगर चोरी नहीं करेगा तो उनकी पत्नी मर जाएगी। तो इसी दुविधा के लिए देखिए तब इस सब बातों को लेकर कोहलबर्ग ने निष्कर्ष निकाला 2 बात, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। तो देखिए नैतिक दुविधा क्या होता है। नैतिक दुविधा एक तरह का संघर्ष है जो कि हम 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में चुनते हैं। देखिए नैतिक दुविधा क्या है, 2 कार्य आ जाएगा, आप किसको चुनते हैं, दोनों जरूरी हैं।
न चाहते हुए भी चुनना पड़ता है, इसे नैतिक दुविधा कहते हैं। देखिए इस उदाहरण समझा रहा है कि जब हिंज नाम है, हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता तो अब वह नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। देखिए यही नैतिक दुविधा में समझ नहीं पाते हैं आदमी कि क्या करे। तो नैतिक दुविधा। अब आया नैतिक तर्कणा। देखिए नैतिक तर्कणा क्या होता है? सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। देखिए सही या गलत में दो में निर्णय लेना है कि क्या करें, कौन सही है कौन गलत है। तो इन्हीं दोनों के बीच जो निर्णय लेंगे, जो चिंतन करेंगे, उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। उदाहरण, अंत में आकर हिंज ने निर्णय लिया कि अब उसे चोरी करनी है। चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या निकाला। इस प्रकार हिंज ने विभिन्न उम्र वर्ग के बच्चों को यह कहानी, हिंज की कहानी सुनाई और उनसे उत्तर लिया कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो जो कम 4 से 10 वर्ष के उम्र के थे, कुछ 10 से 13 वर्ष के, कुछ 13 से ऊपर उम्र के, तो सभी बच्चों का अलग अलग आया, अलग अलग उत्तर आया। इस आधार पर इन्होंने कोहलबर ने नैतिकता को 3 स्तर में विभाजित किया। बच्चों के जो उत्तर आया, जो अनुभव आया, उसके आधार पर इन्होंने 3 स्तर में विभाजित किया। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसी को पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। देखिए प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर को पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। यह 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। देखिए दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसे परंपरागत स्तर भी कहते हैं। यह 10 से 13 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, इनके अनुसार, कोहलबर के अनुसार। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर, 13 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों में पाया जाता है। तो देखिए इन्होंने प्राक रूढ़िगत के बारे में, अब सभी को इन्होंने 2-2 उपखंडों में बांटा है। देखिए प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इस अवस्था में नैतिकता का अर्थ बालक निरपेक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, निरपेक्ष रूप से, उसको पता नहीं होता है। बालकों को अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। देखिए इस अवस्था में जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे हैं वे निरपेक्ष होते हैं, उनको पता नहीं होता है। उनको हम अनुशासन सिखाकर तब इसके बारे में, उसके गुण को विकसित करते हैं। कोहलबर ने इस स्तर को 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता। देखिए इस अवस्था में नैतिकता नहीं होता है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता या पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चों में नैतिकता नहीं होता। वे डर से या दंड के डर से उनमें नैतिकता का विकास होता है। चलिए देखते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता। प्राक रूढ़िगत के पहला स्तर है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता। इसमें क्या होता है कि आज्ञा पालन दंड के भय पर आधारित होता है। बच्चों को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को कठिनाई से बचने को प्राथमिकता देता है। कोहलबर के विचार के अनुसार बालक द्वारा मान्य व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार प्राप्त करना तथा दंड से बचना है। देखिए इसमें होता क्या है कि छोटे जो बच्चे हैं इस आयु वर्ग के, उसमें दंड के डर से, जैसे पिताजी के डर या घर के अन्य सदस्यों का डर, शिक्षक का डर, कि उनके डर से इनमें नैतिकता उतना नहीं विकसित होता, फिर भी उनके डर से ये नैतिकता अपने आप को विकसित करते हैं। इस प्रकार कोहलबर के विचार के अनुसार बालक को मान्य व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार प्राप्त करना तथा दंड से बचना होता है। इस अवस्था में बच्चा कुछ पाने, पुरस्कार पाने या दंड के डर से ही अपना नैतिकता दिखाते हैं।
चलिए इसका दूसरा है बी, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या व्यक्तिकता और विनिमय। देखिए इसमें विनिमय कह रहा है, कुछ लेने या देने का। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ये तीन, हिंदी में इसको तीन नाम से जानते हैं, साधनात्मक सापेक्षता, यांत्रिक सापेक्षिक, व्यक्तिकता और विनिमय। तीन नाम से इन्हीं को जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है और उन्हीं विचारों की वजह से वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, साधनात्मकता में कि उनको पता होता है कि दूसरे के विचार के बारे में। जैसे देखिए उदाहरण में समझा रहा है कि यदि किसी बच्चा से बोला जाए कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो, मैं तुम्हारे पीठ पर खुजली कर दूंगा, तो यह बच्चा मान ले जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसा का तैसा भी सिद्धांत को कहते हैं कि कोई बच्चा किसी को मारा कठपेंसिल से तो वो भी कलम से मार देगा। इसमें जैसा का तैसा होता है। अब वस्तु विनिमय का भी रहता है गुण। जैसे आप कहिएगा कि जाइए दुकान पर कुछ ला दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, कहेगा कि एक चॉकलेट खाने के लिए मुझको पैसा दीजिए, या कुछ और कहेगा, चाहे कहेगा कि हमको खेलने जाने के लिए समय दीजिए। इस प्रकार इसको व्यक्तिकता और विनिमय भी कहते हैं। चलिए अगला स्टेज देखते हैं। चलिए इनका देखते हैं दूसरा स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये इसको पारंपरिक, देखिए इधर दिखाए थे, इसको हम परंपरागत स्तर भी कहते हैं। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में माता पिता द्वारा दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि जो माता पिता पहले समझाए थे कि ये काम करना है, इसको नहीं करना है, इसमें क्या हो जाता है, इस अवस्था में भी व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण रहता है, परंतु अभिप्रेरणा आंतरिक रहती है। कोहलबर्ग ने इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा है। देखिए इस अवस्था को कोहलबर्ग ने दो भागों में बांटा है। इसमें बच्चा अपने आंतरिक, बाहरी नियंत्रण और आंतरिक प्रेरणा से काम करता है। देखिए पहला है अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने की उन्मुखता। इस अवस्था में इस बच्चों में अच्छा बनने की उन्मुखता होती है। इसे परस्पर एकजुटता अभिमुखता भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने वाले ही स्टेज को परस्पर एकजुटता अभिमुखता भी कहते हैं। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है जो दूसरे को प्रसन्न करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की नज़र में सिद्धि पाने की सोचता है। देखिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने में उन्मुखता जो है, इस बच्चे को लगता है कि हम दूसरे के नज़र में, पड़ोसी के, हित मित्र, सबके नज़र में हम अच्छा बने। यही होता है अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची अभिमुखता। ये इसका दूसरा है कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बच्चा सत्ता के सम्मान तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखने में बच्चा को लगता है कि नहीं, सामाजिक जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे ही भलाई के लिए बनी है। अतः इसको हम सामाजिक व्यवस्था, देखिए सीटेट में पूछता है इसी से कि सामाजिक व्यवस्था अभिमुखता किस अवस्था में आती है, तो यही रूढ़िगत या परंपरागत स्तर में होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिमुखता। चलिए तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता।
या उसको क्या कहते हैं, उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता। इस अवस्था में वयस्क चीज़ों की निर्धारित करना सीखकर उसके अनुसार काम करता है। इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन या विधि सम्मत। इसको सामाजिक अनुबंधन या विधि सम्मत उन्मुखता कहते हैं। देखिए क्या होता है, इस अवस्था में ठीक कार्य समाज द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत नियमों, आवश्यकताओं तथा अधिकारों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इस अवस्था में वयस्क के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की अपेक्षा न्याय एवं वैधता के महत्व पर अधिक हो जाता है। इस अवस्था में यह भी स्वीकार किया जाता है कि सभी व्यक्तियों के समान अधिकार हैं। देखिए, इस अवस्था में बच्चों को क्या समझ आ जाता है कि जो न्याय व्यवस्था या कोई नियम कानून बनी है, ये व्यक्ति के कल्याण के लिए ही बनी है, व्यक्ति से ऊपर नहीं है नियम कानून। इस अवस्था में समझने लगता है कि व्यक्ति से अगर कोई नियम तोड़ना भी पड़े और उसमें व्यक्ति का हित हो तो यह नियम तोड़ भी देता है सामाजिक अनुबंधता में। अब देखिए, सार्वभौमिक नैतिकता इसमें भी है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में भी है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में नैतिकता व्यक्ति की अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। देखिए, सार्वभौमिक नैतिकता में क्या होता है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण से कोई निर्णय लेता है। वो समाज और किसी के परिप्रेक्ष्य में नहीं निर्णय लेता है, वह अपने अंतःकरण से निर्णय लेता है। उसका जो अच्छा लगे वही निर्णय लेता है। अब बच्चे को आचरण दूसरों की, देखिए, दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना, देखिए पिछला जो अवस्था था सामाजिक वाला, रूढ़िगत वाला, उसमें समाज का ध्यान देता था बच्चा, तब कोई निर्णय लेता था नियम कानून के ध्यान में। लेकिन इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिकता में वह कह रहा है कि अब बच्चे को आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं को विचार किए बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। उसके अंदर से अपने निर्णय ले लेता है। यह किशोर दूसरे के विचार तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आंतरिक भावना के अनुसार ही निर्णय लेने लगता है, समाज और अन्य को ध्यान नहीं देता है। ध्यान रखना है सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता में। ठीक है, इसी प्रकार हम कोहलबर्ग के कराने के बाद इन पर जो आधारित क्वेश्चन आंसर हैं उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।